अब कम सिद्धांत का हम थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि हम अनुभव करते हैं कि हमें कोई गलती करने पर अंतःकरण में एक अनसेटलिंग फीलिंग आती है, जिसे हम गिल्ट या रिग्रेट कहते हैं। ये भावना कर्म है क्योंकि हमें पता है कि हम गलत हैं और ये फीलिंग हमारे साथ रिपीट होती रहती है जब तक कि हम उस गलती को ना सुधारें। क्योंकि हम अपनी आत्मा की इस आवाज़ को दबाते नहीं हैं, इसीलिए ये हमारे आत्मा से मन और बुद्धि में भी आते हैं। वहाँ हमारा मन भय और बुद्धि तर्क प्रकट करते हैं और एक अंतर संघर्ष चलता है, जो बहुत बड़ा नहीं भी हो फिर भी हम उसे नोटिस कर पाते हैं। और ये जो माइंड हार्ट एंड सोल के अंदर विचार आते हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं और हमारे साथ कुछ घटनाएं रिपीटेटिवली होने लगती हैं जहां हम एक लूप में आ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग इस लूप से परेशान होकर अपने आप को एक्सटर्नल में से डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और हम उस गिल्ट फीलिंग को डिस्ट्रैक्ट करके सबकॉन्शियस में पुश कर देते हैं, जो कभी हमारे सपनों में, कभी याद में या कभी मैनिफेस्ट होकर उस लूप में रिपीट होती है। लेकिन अब ये सबकॉन्शियस गवर है तो हम इसे ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग इस लूप में रहने से उस गुड गिल्ट फीलिंग से ओवरवेल्म होकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अपनी गलती भी दिखती है और उस गलती के पीछे की वजह भी। तब वो गलती एलिमिनेट कर उस लूप को वीकन कर देते हैं। लेकिन हमारे मन में डाउट होता है और वो हमें ये फीलिंग देता है कि हमने सच में उस गलती को रेक्टिफाई किया है या नहीं। तो कुछ दफा वो सिचुएशन फिर रिपीट होती है और जब हम उस गलती को रिपीट नहीं करते तो वो साइकिल यानी कि वो लूप खत्म हो जाता है और हम उससे बाहर आ जाते हैं। यही कर्म चक्र है। इसलिए ही ये कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं और फील करते हैं वही मैनिफेस्ट होता है। और सोचना फील करना कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों लेवल्स पर चलता रहता है। इसलिए दोनों हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस थिंकिंग क्या है? ये कोई ब्रेन के एक्टिव या पैसिव पार्ट्स नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। साइंस हमें बताता है कि हम अपने ब्रेन का 10% एक्टिव यूज करते हैं और 90% पैसिव, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस पार्ट्स है ब्रेन के। अकॉर्डिंग टू साइंस सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जो हमारे एक्टिव नॉलेज के परे काम करता है। ये थ्योरी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वी थिंक दैट थिंकिंग इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। ये बात भी पूरी तरह ठीक नहीं है। थिंकिंग यानी सोचना वो प्रोसेस है जिनसे हमारे थॉट्स बनते हैं, जिन्हें हम विचार कहते हैं। पर ये ब्रेन का ही फंक्शन नहीं है। थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल सब मिलकर करते हैं, यानी एक कलेक्टिव प्रोसेस है। बॉडी टेक्स इनपुट थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। Whatever is received is processed by heart and mind both. Heart does it in the form of feelings. Whatever we receive, we have a feeling attached to it. We may like it or we may not like it. That is, we may feel attracted to it and form a positive perception about it, or we may feel repulsive, or we may have some negative perception attached to it. This will create our non-likings. And sometimes we don't have any strong feelings about the information and we have somewhat neutral feeling about it. But in reality, it is not neutral. It is just very quiet for us to feel. But in situations where we need to make a choice, we discover our feelings for that. Now the mind. Mind always compares and analyzes the information received. It often tends to verify the information through our own or others' previous experiences. It thinks about consequences, it calculates, etc. Then comes the soul. Soul does nothing of the sort brain and heart do. It simply whispers in the form of a gut feeling or an inner voice that we don't hear, but it talks to us in the form of a secondary thought. Now, this happens to every human being. Only the choice creates the difference. Some have tendency to choose brain over the other tools and they often ignore them. This we approve as a realist or practical thinking because it can be verified and proved through data, figures, and facts. While some go with their heart, ignoring the other two. But some go with their gut feeling and they do not have one choice. They just shuffle between the three as they feel. Now, second category people are often labeled as emotional and are perceived as sensitive and impulsive. However, it is not right. While the third category people are themselves lost and are often experimenting with their choices in the situation itself.
but they have a fluctuating thinking process, and this gives them very diverse experiences, but this also results in a non-stable personality. They often get stuck in a loop of internal struggle, and as they don't have one solid process, they are often self-doubting as they are unaware of this process. The thinking process for them is a spontaneous trigger. This means in a situation, whatever part is triggered, they take it on that part only, and this trigger governs their thinking. And because they do have a habit of moving by their gut feeling, they are often stuck in a guilty conscious state. Because in situations where they chose their heart or mind to think and act, after it is done, their gut feeling or inner voice tells them what they should have actually done. Therefore, this creates an unstable personality. Some keep struggling and then learn to give dominance to their inner voice, that is soul, the true conscious, while others feel overwhelmed and run away from their own emotions and get indulged into various distractions to silence that voice. That is, they systematically learn to ignore their soul. Now, out of the three, society has approved practical thinking while they reject the second category people. This is the biggest reason behind mental health disorders. As to be accepted by society and not to be seen as a fool, we try to suppress our feelings. While we cannot shut this process internally, and this creates a burden on our mind and heart. Since heart and mind are linked, we perceive them to be separate but they are interconnected. तो जो इंसान अपने आप को प्रैक्टिकल माइंडेड या रियलिस्ट बता रहा है, वो भी हर थॉट के साथ में एक फीलिंग अटैच करता है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर से वो उस फीलिंग को सप्रेस करता है. Now, the third category people, they are lost in themselves and are often introverts, or if not, then they create multiple different personalities and try to hide their true self. But they are often not aware of their own true identities themselves. And if they learn to deal with their three independent parts and integrate them well, they become the wisest of the lot. Now, here, when we use only our brain or only our heart or any one of the one out of the three in a situation to think, we are using only 10% of our brain's capacity. Sorry, our own capacity, not brain. We are only using 10% of our own capacity, and 90% is unused. 90% means where the soul is in dominance and heart and mind are in sync with each other and the soul. This creates an efficient internal thinking system. This thinking ability now influences our sensory organs and we learn to use them in sync with the internal system. This is how 100% thinking capacity is achieved. Now, body is not just a mere information receiver and distributor. In this 100% thinking capacity, it also has the wisdom what to receive and what not to, how to receive and how to distribute it. That is a refined, evolved perception. ये वही बात है कि नज़रिया बदलने से जहां बदल जाता है.